जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल पांडे आज आप लोग के सामने कुछ MCQ प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ उनको टेस्ट भी लिया गया था इस क्वेश्चन का, तो उनका आंसर की भी हो जाएगा। और साथ में ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप उन सभी को अच्छे से क्वेश्चन को इन सबको देखेंगे ध्यान से, नोट्स बना के कहीं आप इनको नोट करते जाएंगे। ये आपका जो MCQ है लगातार आपका कंटिन्यू चलता रहेगा आपको, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लेंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए। तो देखिए बच्चों, आज फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को कंबाइन करके हम लोग ने कुछ लिया है क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करके हम ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसका हम पहचान करते हैं। तो बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा एल्कोहल नामक चैप्टर को, तो एल्कोहल नामक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में ज़रूर मिला होगा। ये जो ल्यूकास रिजेंट होता है बच्चों, ध्यान रखना, जो ल्यूकास रिजेंट होता है वो होता है आपके पास सांद्र HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है। इन दोनों का क्या होता है? HCl और ZnCl2 के मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है ये एक रिजेंट होता है। अब इसका हम लोग यूज करते हैं एल्कोहल के पहचान में। किसके पहचान में? एल्कोहल के पहचान में यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एल्कोहल 3 तरीके के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, जिसे हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, इनका जब हम पहचान करते हैं तो इसमें विभेदन अंतर स्पष्ट करने के लिए हम ल्यूकास अभिकर्मक का यूज करते हैं। तो याद रहिएगा कि ल्यूकास अभिकर्मक का यूज हम एल्कोहल के विभेदन, एल्कोहल में कि वो 1 अंश है या 2 अंश एल्कोहल या 3 अंश एल्कोहल है, इसकी पहचान करने के लिए हम ल्यूकास अभिकर्मक का यूज करते हैं। क्योंकि जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है उसमें जब हम यहाँ से एल्कोहल ले लेते हैं, जब हम एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल का अगर हम यहाँ से क्रिया करा दें HCl का, चूंकि इसमें जो आपका ZnCl2 है ये आपका एक उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। और यहाँ से जैसे HCl एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो वो एक प्रकार का एल्किल हैलाइड बनता है, और जैसे एल्किल हैलाइड बनता है तो हमारा पहचान होता है कि वो प्राथमिक एल्कोहल है। तो इस तरीके से हम ल्यूकास अभिकर्मक का यूज एल्कोहल के विभेदन में पहचान करने के लिए, उनका अंतर मतलब कौन सा एल्कोहल है इसका पहचान के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैंने जगह लिया यहाँ पे आप समझाने के लिए। अब देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें अधिकतम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें अधिकतम होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अगर पिछले क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ में अट्रैक्ट रहता है। बोले तो मतलब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ में यदि हाइड्रोजन बना हुआ है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यह कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें सबसे अधिक है। कह रहा है एथेनॉल, डाईएथिल ईथर, एथिल क्लोराइड और अमोनिया में। इन चारों ऑप्शन में किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो बच्चों जैसा कि आप, अगर मैं बात कर देता हूं एथेनॉल का यहाँ से, तो एथेनॉल आपके पास बन जाएगा CH3CH2OH हो गया, ये आपके पास एथेनॉल हो गया। और डाईएथिल ईथर है तो ये आपके पास बन जाएगा C2H5O C2H5O। फिर इसके बाद एथिल क्लोराइड है तो ये आप RCl लिख सकते हैं यहाँ पे। अमोनिया है NH3, ये आपके पास हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पहली बात तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो एल्कोहल के अणु में OH है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक देखा जाए तो यहाँ से एक बॉन्ड है, ये आपके पास, ये आपको डॉट डॉट में यहाँ दिखाया गया, ये आपके पास
एक बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड पाया गया है इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम ईथर में देखें तो ईथर में ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ा है। ईथर में जो ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन एटम से जुड़ा है, तो जिसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और यहां से अगर हम एल्किल हैलाइड ले लें तो इसमें एल्किल हैलाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। बचा हमारा अमोनिया। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आपका एल्कोहल के अपेक्षा कमजोर, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आप दुर्बल होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है और वहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अधिक होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन मान सबसे अधिक इसमें होगा एथेनॉल मान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जल में सबसे कम घुलनशील एल्कोहल है। निम्न दिए हुए ऑप्शन में कह रहा है कि जल में सबसे कम घुलनशील एल्कोहल है। 4 ऑप्शन में है, सभी एल्कोहल हैं। कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा एल्कोहल है जो जल में सबसे कम घुलनशील है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जल में किसी भी एल्कोहल का जल में घुलनशीलता ये डिपेंड करता है कि जो एल्कोहल है वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना तेजी से बना रहा है, क्योंकि इसकी जो विलेयता होती है हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी से बन जा रहा है तो ध्यान रखना उसकी विलेयता जो होती है डिजोल्व होती है, जल्दी घुल जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन जल में सबसे कम घुलनशील एल्कोहल का नाम दे रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको देखूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर को यहाँ से, तो ये देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो ये कार्बन है अगर आपके पास, मैं अगर इसको लिखूँ तो CH2 CH3 CH2 OH हो गया। और यहाँ से अगर देखूँ तो 1 2 3 कार्बन है, तो ये आपके पास हो गया CH3 CH2 CH2 और OH हो गया। अब मैं यहाँ से देखूँ तो 1 2 3 4 हो गया, ये आपके पास CH3 CH2 CH2 और OH हो गया। फिर इसमें देखा जाए तो 5 हो गया। तो हर एल्कोहल में अगर देखें, ऑप्शन को ध्यान से देखो बच्चों, तो हर एल्कोहल में कार्बन की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कार्बन की संख्या बढ़ने का मतलब देखा जाए तो एल्किल ग्रुप की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसमें देखो तो धीरे धीरे एल्किल ग्रुप की संख्या जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का समूह बढ़ता जाता है, चूंकि एल्किल ग्रुप जो होता है ये जल रिपल्सन, जल प्रतिकर्षी समूह होता है। जल का देख सकते इसकी दुश्मनी होती है। जैसे जैसे एल्किल समूह मतलब कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो उसका एटम मतलब उसका अणुभार भी बढ़ता जाएगा, उसका एटॉमिक मास भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे उसका अणुभार बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे उसका जो होता है एल्किल ग्रुप होता है वो जल प्रतिकर्षी होता जाता है। और जल प्रतिकर्षी होते होते ध्यान रखना वो एल्कोहल की विलेयता को धीरे धीरे कम करता जाता है। तो अतः आप ये कह सकते हैं बच्चा कि सबसे कम घुलनशील एल्कोहल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एल्कोहल है। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हैं सबसे कम विलेयता इसी की होगी। और सबसे ज्यादा अगर इस ऑप्शन में पूछा होता बच्चों तो सबसे ज्यादा अगर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता, जो कि आपके पास यहाँ एथिल अल्कोहल है, ठीक है, वो आपके पास पेंटिल अल्कोहल आप उसको कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो विलेयता यहाँ पे हो जाएगी ये सॉरी इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर में। लेकिन सबसे कम अगर पूछा है तो चूंकि इसमें जल में सबसे कम घुलनशील पूछा है तो सबसे कम घुलनशील ऑप्शन नंबर डी इस एल्कोहल का होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखें बच्चों। आगे कह रहा है फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। फिनॉल से जब हम सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करेंगे, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करेंगे तो उसमें हम इसमें कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करने के लिए CCl4, यदि हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में किसी क्षारीय विलयन को ले ले, अगर हम कोई आपके पास बेस सोल्यूशन ले ले से NaOH हो गया या KOH हो गया, अगर उसके साथ अगर हम यहाँ से उसकी उपस्थिति में अगर हम यहाँ से CCl4 का फिनॉल से रिएक्शन करा देंगे तो हमें आराम से सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करने के लिए हमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कि एल्केनॉल अणु में संगुणन का कारण होता है। एल्केनॉल में संगुणन का कारण होता है
दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और उपसहसंयोजक बॉन्ड, ये चारों दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऐसा है कि जो एल्केनॉल के अणुओं को संगुलन करता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एल्केनॉल का संगुलन में यहाँ से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एल्केनॉल में जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसका प्रबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगा स्ट्रॉन्ग एटम ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और ऑक्सीजन एक प्रबल ऋण विद्युती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, इसलिए हाइड्रोजन को अटैच करके यहाँ पे रखती है, जिसके कारण इसका जो होता है संगुणन ज़्यादा इसका होता है। ठीक है, और इसी कारण ये संगुलित रहता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण पर, फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको बताएं थोड़ा सा यहाँ से देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण पे, अगर हम यहाँ से फिनॉल ले लें तो बच्चों फिनॉल आपको पता है बेंजीन के साथ अगर हम ये जोड़ दें तो हमारा फिनॉल हो जाता है। तो फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें, यहाँ के जिंक के साथ में यहाँ पे इसको हीट कर दें अगर हम, तो जैसे यहाँ से हीट कर देंगे तो ये होता है ऑक्सीजन को रिमूव करेगा यहाँ से, और ये तुरंत आपके पास क्या बना लेता है? बेंजीन बनाता है, और जेडीयू वहाँ निकल गया तो ये आपके पास क्या हो गया? बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। तो बच्चों फिनॉल को तप्त जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विलियमसन संश्लेषण से बनाए जा सकते हैं, विलियमसन संश्लेषण बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने ईथर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत गूंज गया होगा कि विलियम संश्लेषण से जो बनाए जा सकते हैं, तो विलियम संश्लेषण जो है ईथर बनाने की एक बहुत अच्छी विधि है। इस विधि से हम ईथर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या है बच्चों, देखो इसमें हम करते क्या है, ईथर बनाते समय यहाँ से विलियम संश्लेषण में हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, आर एक्स ले लीजिए, और उसके बाद RONA या फिर ROKL भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसका रिएक्शन करा देते हो तो यहाँ से सोडियम और एल्किल हैलाइड आपके पास NaX बन जाता है, और यहाँ से R हो जाएगा और ये OR बन गया, जो कि एक प्रकार का ईथर है। ROR, चूंकि ईथर का आपने फंक्शनल ग्रुप देखा होगा तो ROR होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या बन गया आपका? ईथर हो गया। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो बच्चों यहाँ से आप तो विलियम संश्लेषण से बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या रहा? ईथर, एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, कीटोनिन, चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा ईथर बनाने की एक उपयोगी विधि है। विलियम संश्लेषण जो होता है हम ईथर इससे बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन जरिए से समझा दिया। बात क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या की वैल्यू r हो तो और उसमें कह रहा है n की वैल्यू दे दिया है, जिसे अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, n की वैल्यू 1.5 दिया, तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी निम्न ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉनकेव, यहाँ से आप कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की यहाँ पे आपके पास कर्व जो है उसके पास कर्व रेडियस जो है r दिया है। तो बच्चों अगर आपको याद होगा, आपने मेकर फार्मूला पढ़ा होगा, तो 1/f = n-1 1/r-1 1/r2 ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह ना आपके पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे आप 1.5 -1 कर लेंगे 1/r1, मतलब ये आपके पास इसका वक्रता त्रिज्या है जो कि कह रहा है r है, r दिया है, और 1/r2 इस क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम है, तो मतलब दोनों ही r1 भी r होगी और r2 भी r होगी। लेकिन ध्यान रखना इसके मतलब आपके पास उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो रखा गया है, उनके अगर एक उसकी जो एक वक्रता त्रिज्या होती है पॉजिटिव होती है और दूसरी वाली नेगेटिव, तो यहाँ से जो r2 वैल्यू रखोगे तो -r रखोगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। तो इस फार्मूले को पूरे सॉल्व कर जाओगे तो f = आपको प्राप्त होगा r। तो यहाँ से आपको ध्यान से अगर दिखा होगा तो ऑप्शन में यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, f = r। बात क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी,
उसकी क्षमता आपको बताना है। पावर ऑफ लेंस आपने पढ़ा होगा, अगर तो P इक्वल टू बच्चों देखा होगा P इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन यहाँ से फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में दिया तो हम लोग 100/f लिख लेंगे। तो 100/f की वैल्यू दी है, कटा दोगे इसको और आप लोग 20×5 5D हो जाएगा। चूंकि D मतलब यहाँ डायोप्टर है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी पावर ऑफ लेंस क्या है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चा ध्यान रखना, चूंकि यहाँ से दिया है ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो यहाँ से आपके पास यहाँ से पॉजिटिव प्लस लगा दोगे, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ये आपका। बात क्लियर हो गया। 5D 5 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले। संपर्क में रखे दो पतले लेंस, थिन लेंस हैं, उनकी फोकस दूरी दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड माइनस में 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है संयोजन क्षमता क्या होगा। इसका मतलब कह रहा है कि दो लेंस हैं और दोनों के दोनों आपके दोनों पतले लेंस हैं, अगर उनको हम पास रख दिया जाए, कॉम्बिनेशन उनको दोनों को संपर्क में रखा जाए तो उनकी जो पावर ऑफ लेंस हो जाएगी वो कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो पावर ऑफ लेंस अगर आप यहाँ निकालेंगे, क्योंकि किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा उसके फोकस लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से तो 1/, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी एक की फोकस भी 25 है तो 100/, फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी वाली की है वो -40 है, तो यहाँ पे आप रख लेंगे माइनस में 100/40 और इसको 25 चौका 100, इसको सॉल्व करें 0 4 दूनी 8 मतलब 2.5। अब यहाँ से इसको आप निकालेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस 1.5। तो इसकी जो पावर ऑफ लेंस होगी, यहाँ पावर ऑफ लेंस की जो क्षमता हो जाएगी यहाँ से बच्चों 1.5D हो जाएगा, जो कि अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा, 1.5D होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगा। लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस है उसकी जो फोकस लेंथ है वो अधिकतम होगा, कह रहा लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरा रंग के लिए और बैगनी रंग के लिए। तो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि फोकस दूरी अधिकतम, जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका फोकस लेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा यहाँ पे तो लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, तो इसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 लेंस की फोकस दूरी अधिकतम यहाँ सबसे ज़्यादा लाल रंग के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ से आप लाल रंग को क्लिक करेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डिपेंड करता है। प्रिज्म है उसका जो मिनिमम डेविएशन होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। कह रहा है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल पे, दोनों पर, बोथ पे, और इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो डेल m = n-1 a होता है यहाँ पे। तो जो आपके पास a होता है वो प्रिज्म एंगल है और जो n है वो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों ध्यान रखना प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तनांक पे भी निर्भर करता है और उसके प्रिज्म कोण पे निर्भर करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ से आप जो चुनोगे ऑप्शन नंबर सी चुनोगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करोगे तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डिपेंड करता है, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों पे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब प्रिज्म पतला हो तो विचलन कोण होगा। जब प्रिज्म पतला हो, तो बच्चों याद आपको समझना चाहिए कि प्रिज्म जितना पतला होगा, प्रिज्म पतला होने पर उसका जो विचलन कोण होगा वो हमेशा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, छोटा होगा उसका विचलन कोण। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे तो किस रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा। किस रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा। तो यहाँ से ऑप्शन दिया है लाल रंग, बैगनी रंग, नीला रंग और पीला रंग। लाल रंग, बैगनी रंग, नीला रंग और पीला रंग। तो पूछ रहा किस रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा। मिनिमम डेविएशन कह रहा सबसे कम किसके लिए होगा। तो बच्चों ध्यान रखना मिनिमम डेविएशन जो होता है वो कम कितना होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो जो मिनिमम डेविएशन होता है वो सबसे कम होता है लाल रंग का, सॉरी सबसे कम जो होता है लाल रंग का ही होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर आप चुनेंगे ए, क्योंकि इसका जो होता है अपवर्तनांक फोकस, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो आपके पास कम होता है, तो जिसके कारण इसका जो होता है न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम डेविएशन जो होता है कम हो जाता है। बात क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? व्यतिकरण इंटरफेरेंस पर, विवर्तन डिफ्रैक्शन पे, वर्ण विक्षेपण पे और परावर्तन पे। तो बच्चों ध्यान रखना, व्यतिकरण में ये सब नहीं होते हैं, विवर्तन नहीं होता है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाओगे। यहाँ से आपका होगा वर्ण विक्षेपण। क्योंकि वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं, चूँकि हमारा जो प्रकाश किरणें होती हैं वो 7 रंगों का मिश्रण होती हैं। तो ये जब बारिश वारिश का समय होता है तो उस समय ये वायुमंडल में लगातार ये सब बिखर जाते हैं, जिसके कारण हमें एक यहाँ से इंद्रधनुष का बनता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को हम लोग यहाँ से वर्ण विक्षेपण पर क्लिक करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर इसको। और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।